नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। पुनः आप सभी का सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र से इकाई 3, जिसमें चैप्टर है सामाजिक स्तरीकरण और दूसरा चैप्टर है इसमें सामाजिक गतिशीलता के बारे में। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं, इनसे प्रति वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। और इस इकाई में अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र के तीसरे इकाई में आपको सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता, इन दोनों को छोड़ करके एक भी प्रश्न इसमें और याद करने की आवश्यकता नहीं है और दोनों को भी याद करने की जरूरत नहीं है। केवल एक प्रश्न आपको याद करना है, चाहे आप सामाजिक स्तरीकरण याद करें या सामाजिक गतिशीलता याद करिए। दोनों में से कोई एक को, जो आपको सरल लगता है उसी को आप याद कीजिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके प्रश्न पेपर में रहेगा। आपको दोनों में से एक बनाना है, तो आप दो क्यों याद करेंगे जब बनाना एक है? तो इसलिए इस यूनिट में केवल आपको दोनों चैप्टर में से केवल एक प्रश्न को बस याद करना है। तो चलिए इसमें हम समझते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे लिखा है कि सामाजिक स्तरीकरण। तो स्तरीकरण से क्या अर्थ है? एक लाइन में बोलूं एकदम सरल शब्दों में कि हम सब की समाज में एक स्तर होती है, एक स्तर बटी हुई है कि कोई समाज में उच्च स्थान पर रहता है और उसी समाज में कोई व्यक्ति का जो स्थान होती है वो निम्न होती है या नीचे की ओर होती है। तो इस तरह हमारी सामाजिक स्थिति किसी का ऊपर उच्च या किसी का निम्न नीचे होता है। और ये एक सामाजिक ये विषय वस्तु है, एक समाज में पाए जाने वाली घटना है। हम इस स्तर को समानता में लाना मुश्किल है। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या चीज। तो यहाँ पे परिभाषा से समझते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखें कि सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज को एक दूसरे से भिन्न परिस्थिति कहा जाए तो क्या होता है? यहाँ पे भूमिका होती है। भूमिका एक आपकी स्थिति को बताता है, पद को बताता है, और जैसा हमारा पद होता है वैसे ही हमारी व्यवहार होती है। अर्थात हमारी पद और भूमिका एक दूसरे के अनुकूलत है, या कहना चाहिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब हम बिना पद के स्थिति को नहीं समझ सकते, और जब किसी का स्थिति है, स्थिति कहा जाए तो पद, कोई ना कोई समाज में हम सब की एक पद स्थिति होती है और उसी पद या स्थिति के अनुसार हमारी भूमिका होती है, रोल होती है। तो समाज में इस तरह से अनेक स्तरों को बंटना या विभाजित होना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ये मैं देख रहा हूँ एनिमेशन, ओके, हाईलाइट, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, एक सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज के दूसरे से भिन्न परिस्थिति वाले अनेक शब्दों को विभाजित करने वाली प्रक्रिया का नाम ही सामाजिक स्तरीकरण है। तो हम सब के समाज में कोई ना कोई स्थिति हम धारण करते हैं, हमारी कोई ना कोई स्थिति स्टेटस बनी होती है, और वो चाहे निम्न हो सकती है या वो उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे केवल अपर डिपर या उच्च नीच की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्तरीकरण का अर्थ ये भी है कि हम अगर एक परिवार की बात करें तो हम हमारे परिवार में हर एक का अलग अलग पद है, परिस्थिति है। जैसे पिताजी है तो उनका एक अलग परिस्थिति प्राप्त है, वो पिताजी है। हम अगर पुत्र हैं या पुत्री हैं तो हमारा एक परिस्थिति हो गया समाज में, वो हमारी एक पद होती है। ठीक इसी तरह हम इसको
कोई नौकरी पेशा के आधार पे भी समझ सकते हैं। तो क्या होता है ना, क्या करते हैं तो पूछता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी पद क्या है, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, या आप इस समाज में आपका पद कौन सा है ना। तो हम बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, या मैं प्रोफेसर हूँ। तो ये हम बता रहे हैं अपने स्थिति या पद को। तो इसका अर्थ केवल किसी सर्विस को लेकर के नहीं है, हम सब की समाज में एक परिस्थिति बनी हुई है। हम पुत्र हैं, पुत्री है, पिता है, माता है, ये सब भी सामाजिक परिस्थिति को बताता है। और व्यक्ति का जिस तरह से उसकी परिस्थिति होती है, ठीक उसी के अनुसार उनकी भूमिका होती है। मान लो हम एक शिक्षक की बात करते हैं, तो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है तो हम समझते हैं पढ़ाना लिखाना उनकी क्या होगी, भूमिका होगी। भूमिका को और सरल शब्द में कहूँ तो कार्य। तो शिक्षक उसकी परिस्थिति हो गया, और जो उनके पढ़ाने लिखाने की जो कार्य है वो उसकी भूमिका हो गई। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक परिस्थिति होती है, और उसके अनुसार से उनकी भूमिका होती है या कार्य होती है। तो हम देखते हैं, हमको केवल दो, अधिक से अधिक तीन परिभाषा, लेकिन दो बहुत पर्याप्त है, और वो भी सरल परिभाषा को याद करना है, जो पढ़ने में, याद करने में, समझने में छोटा हो। कोई बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो सरल है और छोटा परिभाषा है उसी को हमको ध्यान देना है, और उसी को याद करना है। पेपर में भी इसी तरह से लिखना है, न्यूनतम दो परिभाषा। तो देखिए, हम एक विद्वान का नाम लेते हैं, आर्गवन एवं निम्नकाप के बारे में। इन्होंने बताया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति हो समूह को लगभग स्थायी परिस्थिति के संस्करण में वही स्तरीकरण है, ठीक है, विभाजित कर दिया जाता है, उसी को हम स्तरीकरण कहते हैं। तो इस परिभाषा से क्या अर्थ निकलता है कि व्यक्तियों तथा समूहों को लगभग स्थायी परिस्थिति के संस्करण कहना चाहिए, तो पद अनुक्रम। जिस तरह से हम एक पद को नीचे से ऊपर समझ सकते हैं, या ऊपर से नीचे समझ सकते हैं। मतलब हर एक का पद का एक अनुक्रम होती है, मतलब क्रम बनी रहती है। कोई ऊपर बड़ा अधिकारी, मान लो हम महाविद्यालय को समझेंगे, तो हम पहले महाविद्यालय में हम एक प्राचार्य को लेंगे, फिर जो प्रोफेसर है उनको लेंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको लेंगे। उसके बाद लैब टेक्नीशियन लोग आते हैं, उसके बाद लैब परिचायक आते हैं, फिर निम्न स्तर में प्यून वगैरह आते हैं। तो इस तरह से ऊपर से नीचे, और इसी को नीचे से ऊपर समझ सकते हैं। तो ये क्या है, कोई भी स्थिति का उसका संस्करण को बता रहा है। तो इस तरह जब समाज में किसी का स्थान कुछ और है, किसी का स्थान कुछ ऊपर है, कहीं पर और कोई है, तो उसी को हम स्तरीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट, इसका पेज जो है, पार्सन्स का परिभाषा देखते हैं। तो पार्सन्स ने बताया कि किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च यश और निम्न, व्यक्तियों का उच्च और निम्न रूप में श्रेणीबद्ध होना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। तो बहुत सटीक और सरल परिभाषा है कि सामाजिक, हम एक व्यवस्था की बात करते हैं, जब सोशल सिस्टम की बात करते हैं, तो उस सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति का जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो उच्च होती है, और किसी का निम्न होता है, नीचे होता है। तो इस तरह हम समाज में किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से ऊंचे स्थान पे देखते हैं, और किसी को नीचे स्थान पे देखते हैं। तो यही क्या हो गया, सामाजिक स्तरीकरण। समाज का स्तर बटा हुआ, एक आदमी ऊपर, एक आदमी नीचे, इस तरह से। अगर हम समाज में किसी को धनी बोलते हैं तो फिर निर्धन हो जाएगा। यदि समाज में कोई व्यक्ति सम्मानीय है और ज़्यादा समाज में उनकी इज्जत है या सम्मान है, या उनको कहना चाहिए एक, उस व्यक्ति को ज़्यादा उसकी सामाजिक परिस्थिति के आधार पे उसको इज्जत दी जाती है, तो हम उसको उच्च समझ सकते हैं, और एक होती है निम्न स्तर। तो इस तरह समाज का दो भागों में बंटना, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसी को ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसी बात को बताया गया कि सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण समाज उच्च और निम्न परिस्थिति वाले
अनेक श्रेणी में ग्रेड में बटे होते हैं कि ये अमीर लोग हैं या ये धनी वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, निर्धन वर्ग है। इस तरह से हम बता सकते हैं, वर्ग को बता सकते हैं कि पिता है और ये पुत्र है। इस तरह से भी उनका श्रेणीकरण किया जा सकता है। तो इसके बाद भी विभिन्न परिस्थितियों वाले श्रेणियां एक दूसरे से संबंधित रहती हैं तथा अपने कार्यों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी योगदान करती है। ठीक, तो हमने दो परिभाषा यहाँ पे देखे हैं। एक तो कहना चाहिए हमने देखा आर्गवन एवं निम्नकाप के अनुसार से, और एक हमने देख लिया पार्सन के अनुसार से। बस इन दो परिभाषा से हमको समझ में आ जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या। अब इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो विशेषता के बारे में हम लेंगे डेविस, क्यूमेन और मूरे के अनुसार। इसको पूरा डेविस या मूरे इस तरह से कहा जाता है। तो इनके अनुसार से सामाजिक स्तरीकरण के विशेषता को हम समझते हैं कि इन्होंने पहला बताया कि एक ये सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रोसेस होता है। इसमें व्यक्तियों का जो स्तर है उनका निर्धारित किया जाता है कि विशेष मूल्य और मानदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति का समाज में अगर उसकी स्थिति उच्च है तो इस बात को व्यक्त करता है कि उनकी सामाजिक दृष्टिकोण से समझे उनके परिस्थिति को, तो उनका क्या है, एक विशेष मूल्य है और मानदंड है। अब मूल्य और मानदंड क्या होता है? तो मूल्य में हम समझ सकते हैं कि समाज की कुछ अच्छाइयाँ हैं, समाज में कुछ ऐसे व्यवहार है जो हमको जो है दूसरे को प्रेरित करता है कि हम भी एक अच्छाई मार्गों में या अच्छा इंसान के रूप में बने, और उसके लिए एक मानदंड प्रतिमान बनी होती है। यह मानदंड ही हमको बताता है कि हमारी जो आदत है, व्यवहार है, जो करेक्टर है वो अच्छाई की ओर है, अच्छा है, समाज के अनुकूल है, या सामाजिक विरोधी व्यवहार, या हम सामाजिक एनोमी तो नहीं है, सामाजिक व्यवहारों को उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये मानदंड के आधार पर होता है। तो कोई व्यक्ति का यदि हम समाज में अधिक उनका महत्व को देखते हैं या उसके परिस्थिति को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार अच्छे होते हैं और उनके व्यवहार से अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, या समाज के सदस्य या समाज के लोग उनसे प्रभावित होते हैं। फिर हम देखें अपने सामाजिक मूल्य, परंपराओं तथा सामाजिक मानदंडों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जीवन के आरंभ में ही स्वीकार करने लगता है। तो मैंने बताया कि जिनकी समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त है, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के अच्छाइयों को, समाज के उन नियमों को और समाज के उन मूल्यों या व्यवहार को अपने आप में आत्मसात किया है। अर्थात उसकी जीवन से, उनके व्यवहार से वह अच्छाई दिखाई दे रही है। तो ये हमारा एक आदर्श व्यक्ति हो गया, इसको हम आइडियल पर्सन बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम समाज में ऐसे व्यक्तियों का ही नकल करते हैं, मतलब आत्मसात करना, समाजीकरण करना, कि किसी व्यक्ति के अच्छाइयों को, कुछ उनके गुणवत्ता को, उनके विशेषता को हम अपने जीवन में उसको अपना लेते हैं, आत्मसात करते हैं, और उसके अनुसार उस अच्छाई के रास्तों में या उस अच्छाई गुणवत्ता में हम चलने की कोशिश करते हैं। यही होता है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो हम बचपन से ही हम उन अच्छे लोगों को देखते हैं जो या तो आदत व्यवहार में अच्छे हैं, या फिर समाज में उनकी स्थिति अच्छे हैं, या वो अच्छे पोस्ट पद में हैं, या फिर अमीर व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है उनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उनकी आदतों, व्यवहारों को, उनके जीवन शैली को, उनके लाइफ स्टाइल को हम भी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं या समाजीकरण करते हैं, जिससे हम भी उनके जैसा, या हमारी जो स्थिति है वो उनके उच्च परिस्थिति में धारण कर सके, या हम भी उच्च स्थिति में जा सकें। यही कारण है कि उच्च परिस्थिति वाले समूहों के प्रति निम्न परिस्थिति वाले समूह में कोई द्वेष या विरोध नहीं पाया जाता है। चलिए, दूसरा होता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया में क्या है कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण है
केवल एक समाज में नहीं पाया जाता, ये जहाँ भी समाज है, जिस जगह में समाज है, प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। कोई ऐसा समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पर सब कुछ इक्वल हो, सब समानता हो, जहाँ पर कोई किसी प्रकार के ऊंच नीच ना हो, या कहना चाहिए गरीबी अमीरी, किसी न किसी प्रकार से भेद तो पाया ही जाता है। चाहे हम अपन कहना चाहिए शरीर में भी हम काले गोरे का भेद कर सकते हैं, चाहे अमीरी गरीब का भेद कर सकते हैं, या मैं अधिकार हूँ तुम कर्मचारी हूँ, इस तरह से भेद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्येक समाज में अपनी योग्यता के आधार पे, लिंग के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे सामाजिक स्तरीकरण बटा हुआ है। कोई व्यक्ति अधिक योग्यता रखता है ना, तो कोई व्यक्ति कम योग्यता रखता है, तो इसका तो बढ़ गया भाई, उनका योग्यता अलग हो गया, इनकी योग्यता अलग हो गई, तो उनको हम नीचे रख दिए। जो अच्छे योग्य है उनको हमने अलग रख दिया, श्रेणीबद्ध कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। इसी तरह आयु और लिंग में भी स्तरीकरण पाया जाता है। आयु लिंग में मान लो पुरुष, तो पुरुष को हम अलग करें, स्त्री इनको अलग कर दिए, तो ये स्तर को ही तो बता रहा है सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर में हमारा स्थान पुरुष में है, और आप अगर एक हम स्त्री की बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण के आधार पे वो एक स्त्री है। इसी तरह आयु के आधार पे भी स्तर बटी होती है कि एक बालक है, हम फिर एक विशेष एज के अनुसार उसको वयस्क मानते हैं या किशोर मानते हैं, प्रौढ़ अगर हम वृद्ध बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब सामाजिक स्तर को बता रहा है कि बच्चे का एक स्तर है, ये वयस्क का स्तर है, या ये कहना चाहिए वृद्धों का स्तर है। इस तरह से प्रत्येक समाज में यह घटना पाई जाती है, सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक बोला जाता है। यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर, सभी जगह, प्रत्येक समाज में इस तरह से आयु के आधार पर, या लिंग के आधार पे, या व्यक्ति की योग्यता के आधार पे, या संपत्ति के आधार पे, या शक्ति के आधार पे इनको महत्व दिया जाता है। और यही इनका क्या हो जाता है, एक स्तर को व्यक्त करता है कि इनका अरे इमन का बोल दे, अमीर आदमी, इमन के अलग रुतबा है ना। तो इस तरह के हम बातचीत करते रहते हैं, अरे उनका क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट है भाई उन लोग, हम लोग तो अब उतने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो हम अपने को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर देखते हैं समाज का, ये हो गया उदग्र विभाजन। यहाँ पे इस बात को समझिए कि ये होता क्या चीज है। तो अगर हम, एक होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब कि समांतर, और एक होता है उदग मतलब कि वो कहीं बता रहे हैं उच्चता निम्नता के स्तर को। तो यहाँ पे विभिन्न श्रेणियों में एक ऐसा विभाजन है कि प्रत्येक श्रेणी की परिस्थिति दूसरे की तुलना में या तो उच्च होती है या निम्न होती है। हम अपने आप को खुद दूसरे की तुलना करके हम समझ सकते हैं कि हमारा स्थान कहाँ पर है और उनके स्थान कहाँ पर है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने से भिन्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ उसी तरह के व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है जो समाज के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है। अब भाई हम किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो अगर हम भी उसी स्थिति में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति से हम उनसे क्या लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, या उनके अनुकूलन करेंगे, या उनकी आदत व्यवहार को अपनाएंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये अमीर हो गया, इन्होंने ऐसा क्या इनकी आदत व्यवहार है कि इसके अलग समाज में महत्व दिया जाता है, इसके समाज में अलग सम्मान मिलती है। तो हम कहीं ना कहीं उस मूल्य को, जिससे वो उस व्यक्ति में पाया जाता है, उस मूल्य को भी हम अपने आप में आत्मसात करेंगे, हम भी उसके अनुसार करेंगे ताकि हमारी जो स्थिति है उनमें सुधार आ सके। तो इस तरह उदग्र विभाजन का कहा जाए तो ये उच्च नीच के बात को बताता है, और क्षैतिज बोला जाए तो समानता। हाँ, फिर देखते हैं मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। देखिए क्या ये बातें ऐसा नहीं है कि जो उच्च है वो उच्च ही रहेगा, निम्न है वो निम्न रहेगा, ये ऐसा नहीं है। ये क्या है, मानवीय हमारी प्रयत्नों के परिणाम के आधार पे है। जैसा हमारे व्यवहार होगी, जैसा हमारी मेहनत होगी, जैसा हमारा काम होगा, उसके आधार पे हमारी सामाजिक स्थिति बनती है।
है ना। अगर हम एक आम आदमी की बात करते हैं या एक पढ़ा लिखा बेरोजगार की बात करते हैं, और जब तक वो बेरोजगार है तो वो अपने आप को छोटा समझेगा, किसके तुलना में, जो नौकरी कर रहा है उसके तुलना में, तो उसकी तुलना में अपने आप को छोटा करेगा। अब वही व्यक्ति, अब वो जान गया कि अगला व्यक्ति ने पढ़ लिख करके मेहनत करके बढ़िया कंपटीशन दिया, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उनका नौकरी लग गया, ऊंचे स्थान पे चला गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी जो है अपना मानवीय प्रयत्न, मतलब मनुष्य का परिणाम के स्वरूप है, प्रयत्न के परिणाम स्वरूप है, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी दिन रात किताबें पढ़ूंगा, बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी करूंगा, और पता चले कि मैं खुद क्वालिफाइड हो गया, तो मैं जो पहले बेरोजगार था तो मेरी स्थिति नीचे थी, अब मैं क्या हो गया, अपने मानवीय प्रयत्न के परिणाम से ऊंचे जगह पे चला गया। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि एकदम सिल थप्पा लग गया है कि तुम छोटे हो तो छोटे ही रहोगे और कभी आप बड़े नहीं बन पाओगे, ऐसा नहीं है। ये सब हमारी मेहनत के ऊपर है, हमारी प्रयत्न के ऊपर है, हमारी कोशिश के ऊपर लगी हुई है। जितना हम अच्छा मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र में, उतनी ही हमें ऊंचे स्थान प्राप्त होगी। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। इस सामाजिक मानदंड के अनुसार व्यक्ति द्वारा जागरूक दशा में किया जाता है। समाज में स्तरीकरण का उद्देश्य यह होता है कि जो पद अधिक महत्वपूर्ण है वे उन्हीं व्यक्तियों को मिले जो उनके लिए अधिक योग्य और कुशल है। ये जो अभी पॉइंट है इतना महत्वपूर्ण है, बार बार इसको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जब आप कभी समाज शास्त्र की कंपटीशन की एग्जाम देंगे तब समझ में आएगा ये बातें कि जो जितना जो पद महत्वपूर्ण है, जितना अधिक महत्वपूर्ण है जो पद, उतने ही व्यक्तियों को वैसा ही अपने आप में मूल्य को लाना पड़ता है या प्रयत्न को करना पड़ता है, ताकि वो उस अच्छे पद में अपने आप को भर सके या उस अच्छे पद में बन सके। ठीक, तो ये हमारी योग्यता और कुशलता के आधार पे होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा छोटा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। ये ओपन सिस्टम है, आपकी मेहनत के आधार पे आप व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है और अपने भाग्य और किस्मत को भी व्यक्ति मेहनत करके बदल देता है। विभिन्न स्वरूप, तो विभिन्न स्वरूप में हमको क्या दिखाई देता है यहाँ पे, तो देखिए जो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति है वो एक दूसरे से तो भिन्न हो सकती है, यस होता है। अनेक परंपराओं समाज में स्तरीकरण की जो व्यवस्था है वो मंदिर होती है। मतलब हम अगर आदिकाल की बात करें या हम जो है इतिहास की बात करें, जब हम वर्ण व्यवस्था वगैरह पढ़ते हैं तो उस समय में जाति व्यवस्था पढ़ते हैं तो उन समय में पता चलता है कि जाति व्यवस्था के आधार पे ये एक बंद वर्ग होती है। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में है वो उसी जाति के सदस्य है जिसमें जन्म लेता है और उसको वह कभी भी नहीं बदल सकता अपनी जिंदगी भर। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है, क्लोज है, मतलब वो आगे पीछे हो नहीं सकता, मतलब नीचे न ऊपर, न ऊपर का नीचे, इस तरह से। लेकिन आधुनिक जो दुनिया है, आधुनिक जो समाज है वो ओपन सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर चला जाता है और ऊपर का व्यक्ति उनके कृत्य के वजह से, उसके कारनामे की वजह से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखें कि व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में एक बार जो स्तर या अधिकार मिल जाते हैं उनमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके लिए बात कर रहा है, बंद व्यवस्था के लिए बात कर रहा है। लेकिन जो हमारा आधुनिक समाज है, ये जो हमारा आधुनिक समाज है ये क्या है, खुला समाज है, खुला सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति अपना रूप, अपने स्वरूप में या अपने स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, बदलाव ला जा सकता है। व्यक्ति को बस उनकी योग्यता लानी है और जैसा उनकी योग्यता और मेहनत है, कुशलता है, उसके आधार पे वह उनके परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है ना। तो पहला सिस्टम मैंने बताया कि पहले जब जाति व्यवस्था वाला व्यवस्था चल रही थी, जब पर्दा प्रथा था, तो उस समय क्या है, व्यक्ति अपने से बाहर नहीं निकल सकता था, जो जैसा है वो वैसा है। जैसे राजा, तो राजा का बेटा राजकुमार वही राजा बनेगा, है ना, इस तरह से दूसरा कोई राजा बन ही नहीं सकता। तो हम इसको क्लोज सिस्टम समझेंगे, लेकिन अभी को हम इसमें क्या समझेंगे, खुला ओपन सिस्टम है कि भाई हम जिसको चाहे उसको राजा बनाए, मतलब है ना, चाहे मुख्यमंत्री बनाए, चाहे प्रधानमंत्री बनाए, चाहे नेता बनाए, ये हमारे ऊपर है। या कोई भी व्यक्ति
को हम जो है अ, अपना अधिकार मत का उपयोग करके उसको ऊंचे जगह में ला सकते हैं, या मैं जा सकता हूँ, या ऊपर वाला नीचे आ सकता है। तो ये इस तरह से उनके स्वरूप को हम देखेंगे तो प्राचीन जो समाज थी वो बंद सिस्टम थी। व्यक्ति अपने स्तर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि देश आधुनिक हुआ, जब संविधान आई तो सबको अवसर मिला और लोग जो है क्या है अपने स्तर में बदलाव अपनी मेहनत और कुशलता के आधार पे कर लिए हैं। फिर देखते हैं, ये एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, किसके अनुसार? ओल्सन के अनुसार। ओल्सन ने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया की जो प्रकृति होती है वो व्यक्ति इंडिविजुअल है भाई, ये समूह की बात नहीं, ग्रुप की बात की। अ, ये प्रत्येक व्यक्ति की बात है कि मैं अपना सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थान को मैं नीचे रखूंगा कि ऊपर रखूंगा, मैं निम्न स्तर धारण करूंगा कि उच्च स्थान पे जा सकूं, वो मेरा व्यक्तिगत बात है या व्यक्तिगत मेरे स्तर को व्यक्त करता है। ये ग्रुप या समूह या भीड़ को नहीं बताता है। आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम अपनी जो स्थिति है समाज में, जो हमारे स्थान है, जो समाज में हमारी जगह है, उसको हम कैसे बदलें, या हमारे स्थान जहां पर है उसको हम ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। और या ऊपर वाला नीचे कैसे आ सकता है। मान लो कोई अधिकारी है और उस भ्रष्टाचार करते हुए या घूसखोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उनकी स्तर कहीं ना कहीं तो डाउन होगी ना। या फिर कहना चाहिए उनकी अनैतिक व्यवहार के वजह से, है ना, कोई ऐसा गैर कानूनी काम में फंस गया तो उनका तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा ही। तो वह क्या हो गया, उनके उच्च स्थान से नीचे, या उसकी जो समाज में स्तर है, जो उसकी समाज में सम्मान है, जो उनको हम ऊंचे स्थान पे समझते हैं, वो उनकी क्या हो गई, दारसाई हो गया, नीचे हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। जिन समाजों में खुला हुआ सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च स्तर के लोगों में प्रतियोगिता करके अपनी शक्ति और अधिकारों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। यह सही बात है कि हमारी जो स्तर में सुधार करना है, हमारे स्थिति को हम सुधारें, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं निम्न स्तर में हैं। और हमारी प्रतियोगिता किससे है? उच्च स्थान में प्राप्त व्यक्ति से है। तो हम उनसे प्रतियोगिता करके, चूंकि प्रतियोगिता क्या है, ओपन होती है। जैसे आप किसी भी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ओपन होता है भाई, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपकी जैसा तैयारी है उसके आधार पे वो जो रिजल्ट दिखाई देगा, है ना। उसमें तो बड़े छोटे पढ़ंता नहीं पढ़ंता सब लगे रहते हैं, आवेदन किए रहते हैं, सब पेपर में बैठते हैं जी। तो जिनका प्रतियोगिता उस उच्च वर्ग में जो स्थान प्राप्त व्यक्ति है उनसे अधिक हो गया या उनके बराबरी आ गया, तो क्या है, प्रतियोगिता में वो जीत जाता है और अपने शक्ति और अधिकार के वजह से वह अपनी स्थिति को नीचे से ऊपर ले जाता है। यही कारण होता है कि बंद स्तरीकरण के तुलना में खुले स्तरीकरण में प्रतियोगिता और संघर्ष की मात्रा अधिक होती है। देखिए, संघर्ष और प्रतियोगिता क्या होती है जी। तो संघर्ष और प्रतियोगिता में अलग अलग है। प्रतियोगिता ओपन है, जहां पर हम किसी प्रकार के जलन, दुश्मनी, ईर्ष्या, बैर भाव से नहीं, बल्कि हम अपने दम से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से जब हम कोई चीज पर, किसी कार्य पर लगते हैं और जिसमें सभी लोगों को मौका मिलता है, ये प्रतियोगिता है। अगर संघर्ष किसको बोलेंगे, मैं अपने पद को बनाने के लिए, अपने स्थान को बनाए रखने के लिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए, अगर मैं किसी को बैर भाव, जलन, दुश्मनी करके नीचे गिरा देता हूँ, उसको मार देता हूँ या उसका हत्या करा देता हूँ, तो ये संघर्ष में आ जाएगा, उससे जो है विवाद में खड़ा होता हूँ। तो लेकिन जैसे पेपर सब दिलाते हैं, सब दिलाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसका कंपटीशन तैयारी अच्छा है बाजी मार देते हैं। तो वैसे प्रतियोगिता अलग होती है और संघर्ष अलग होती है। संघर्ष में कहीं ना कहीं हिंसा की बात होती है, कहीं ना कहीं दूसरे पर चोट पहुंचाने की बात होती है, लेकिन प्रतियोगिता में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से आगे बढ़ते हैं लोग, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से लोग अपने पद को धारण कर लेते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं, हाँ, तो हमने देखा कि किस तरह से सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं होती है।
मैं लगता है आगे बढ़ गया, कौन सा पेज में चला गया? 9 पेज में चला गया। ये कौन सा है? एक फिर है, ये कौन सा पेज है? 2 पेज है। ये इसको रोटेट करना है। रोटेट के लिए मैं यहाँ से, यस, सामाजिक स्तरीकरण। हम्म, 10 पेज, ओके, ये 9 पेज, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार की बात करेंगे कि ऐसा समाज में स्तर बांटने के लिए, समाज में स्थान प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन कौन सा आधार है जिसके आधार पे समाज की बंटवारा होती है या समाज के व्यक्तियों का बंटवारा हो जाता है कि ये ऊपर का है, ये नीचे का है, ये उच्च है, ये निम्न है। ये स्तर बांटने का क्या ऐसा आधार है जिसके वजह से इसको बांटा जाता है 2 भागों में? तो इसके विषय में हम देखते हैं एक मार्क्स के अनुसार से। कार्ल मार्क्स हमेशा 2 वर्ग की बात किया है, हमेशा। और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि आज तक की इतिहास या अब तक के इतिहास वर्ग संघर्ष की इतिहास है। मतलब पूरा उन्होंने 5 युग की बात करी है, 5 युग में पूरा आदिकाल से अब तक के समाज को बांटा है। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में 2 वर्ग रहे हैं और इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहा है। लोग अपने स्थान को बनाए रखने के लिए, अपने पद पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, चिढ़े रहते हैं। नीचे वाला चाहता है कि मैं ऊपर चला जाऊं और ऊपर वाला चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे पद को, मेरे स्थान को, मेरे सीट को कोई व्यक्ति मत मेरे से छीन सके। और इसलिए उच्च स्थान पर प्राप्त व्यक्ति अपने ऐसा माहौल बना के, ऐसा स्थिति निर्मित करके रखा रहता है तो उसके विरोध में कोई मत जाए, है ना। तो कोई भी हम इस बात को नेता से, मंत्री से, अधिकारी से समझ सकते हैं कि मैं जो सीट मुझे मिल गया है तो मैं इस सीट पे मैं ही बैठा रहूंगा, कोई मेरे सीट को छीन मत ले, ये मेरा ही रहे। इस तरह से उच्च वर्ग का व्यक्ति विचार रहता है। और निम्न वर्ग का व्यक्ति, क्योंकि उच्च वर्ग के व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाता है, तो निम्न वर्ग का व्यक्ति व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। नहीं, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं भी वहां जाऊंगा और मैं भी अपने योग्यता के आधार पे उस जगह पे बैठूंगा। तो ये क्या बताता है कि हमेशा 2 वर्गों के बीच, चाहे अमीर हो चाहे निर्धन हो, इनके बीच संघर्ष चलता रहता है। चाहे हम दास बोले चाहे मालिक बोले, दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। मतलब सिस्टम में बदलाव नीचे वाला चाहता है और ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति सिस्टम में बदलाव नहीं चाहता। बस मैं हूँ, मेरा ही रहेगा, मैं ही राज करूंगा और सब मेरे ही सुने और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। तो इस तरह के मार्क्स के एक विशेष विचार है। इन्होंने केवल ये जो स्तर है उच्च नीच का, ये स्तर केवल इन्होंने आर्थिक आधार पे दिया है भाई, केवल आर्थिक आधार पे इन्होंने समझाया है। ठीक है। इनका मानना है कि समाज में जो उच्च या निम्न की स्तर जो होती है उसका बस एक ही कारण है। क्या कारण? आर्थिक, कि जिसके पास पैसा है वो मालिक है, पूंजीपति है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो जो है गरीब है, निर्धन है। और निर्धन व्यक्ति है तो स्वाभाविक है वह पूंजीपति के अधीन है, मतलब उनके काम कर रहा है, श्रम बेच रहा है, परिश्रम बेच रहा है, तब उनको पैसा मिल रहा है, तब उनका जिंदगी चल रही है, जीवन रोटी चल रही है। तो इस तरह से ये जो उच्च और निम्न का जो स्तर है, कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार को ही मानता है। केवल ऐसा इकोसिस्टम ही ऐसा है, ऐसा पैसा ही वो चीज है जो मनुष्य को 2 वर्गों में बांट रहा है। जबकि सोरोकिन, एक और विद्वान का नाम आ गया यहाँ पे, सोरोकिन, तो इन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कहा जाए तो आर्थिक आधार के अतिरिक्त सामाजिक तथा राजनीतिक आधार को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। एमए करोगे या कभी कंपटीशन दोगे तो ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कई बार आ चुका है कि मार्क्स केवल आर्थिक आधार को मानता है उच्च नीच होने का समाज में, ये जो सिस्टम बनने का। लेकिन हम यहाँ पे सोरोकिन की बात कर रहे हैं, तो सोरोकिन ने क्या बताया? आर्थिक के अलावा, केवल पैसे के अलावा
सामाजिक और राजनीतिक आधार भी है, जिसके वजह से व्यक्ति दो वर्गों में उच्च नीच में बट जाते हैं। फिर पार्सन्स के हम विचार को देखते हैं, तो यहाँ पे पार्सन्स ने बताया कि सामाजिक स्तरीय को सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इन्होंने 6 प्रमुख आधार का उल्लेख किया है। देखिए 6 प्रमुख आधार के बारे में पार्सन्स बताता है। इनका एक सिद्धांत है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। तो उन्होंने एक सामाजिक जो व्यवस्था बनी है, जो सामाजिक सिस्टम है, उनको में एक सामाजिक स्तरीकरण क्या है, अंग की तरह है। एक हम समाज को होल बॉडी मान लेते हैं, और जैसा हमारा शरीर है और हमारे बहुत से अंग हैं, और हर एक अंग का अलग अलग काम है, फिर भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब शरीर से अलग होकर के अंगों को हम नहीं समझ सकते, उसके कार्य को समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें एक अंग की तरह है, एक पार्श्व की तरह है क्या, सामाजिक स्तरीकरण। और इसका आधार इन्होंने बताया नातेदारी, यस, समूह की सदस्यता, ठीक है, व्यक्तिगत योग्यता, ये भी ठीक है, और है विभिन्न उपलब्धि, यस, संपत्ति, ठीक है, शक्ति। ये 6 इन्होंने मुख्य आधार बताए, जिसके आधार पे समाज के स्तर 2 वर्गों में बट जाता है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों की परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक मूल्य के अनुसार होता है, और किसी भी एक आधार पर या कुछ आधारों पर भी हो सकता है। केवल हम आर्थिक कारण, सामाजिक कारण या राजनीतिक कारण, या इन्होंने बताया नातेदारी, समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत योग्यता, विभिन्न उपलब्धियां, संपत्ति, शक्ति, इन्हीं के आधार पर भी और बहुत से कारण हो सकते हैं समाज में इस तरह का बंटने का। ठीक, इसको इस एक कहना चाहिए, इस रेखांकन से समझिए। तो ये हम सामाजिक स्तरीकरण के आधार लिए, अब इसको 2 भागों में बांट दिए। एक को हम जैविकी आधार मान लेते हैं, जैविकी बोले तो बायोलॉजिकल, मतलब शरीर के आधार पे, और इसको मान लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक के आधार पे। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक हम एक समाज के आधार पे या कल्चर के आधार पे देखते हैं। तो देखिए जैविकी आधार पे समझे तो हम शरीर के आधार पे, उम्र के आधार पे स्तर बांटते हैं ना भाई, बच्चों का वर्ग है, बुजुर्गों का है, महिलाओं है, पुरुष है, ये उनके बता रहा है। आयु, एक विशेष उम्र के व्यक्ति को हम बच्चे मानते हैं, है ना। उसके बाद हम कहना चाहिए उसको किशोर मानते हैं, फिर वयस्क मानते हैं। इस तरह से लिंग, स्त्री पुरुष, प्रजाति के आधार पे और जन्म के आधार पे, इनके आधार पे समाज की स्तर बटी है। और सांस्कृतिक और सामाजिक सिस्टम से बात करेंगे तो संपत्ति के आधार पर, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको हम मानते हैं उच्च व्यक्ति, जिसको व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय, बिजनेसमैन तो दुनिया को चला रहे हैं जी, पढ़े लिखे तो थोड़े चला रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो हम लोग बस यार ऐसी तो छोटा मोटा काम नौकरी करके जी रहे, खा रहे हैं, लेकिन दुनिया में करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाले बिजनेसमैन हैं, और उन्हीं का राज चल रहा है दुनिया में, है ना। फिर देखते हैं व्यक्तिगत योग्यता और धार्मिक ज्ञान। कुछ लोग धार्मिक ज्ञान के आधार पे भी हम उनको समाज में सम्मान मिलता है। जैसे हम पुरोहित की बात करें, पंडित की बात करें, या धार्मिक गुरुओं की बात करेंगे तो क्या उनको अलग से महाराज या प्रणाम या गुरुदेव इस तरह से बोलते रहते हैं, मतलब उनकी एक अलग सम्मान इज्जत हमको देखने को मिलता है। और एक है पावर, शक्ति भी छिपा है भाई यहाँ पे। शक्ति के आधार पे जो ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा बलवान है, उनको भी समाज में एक अलग सम्मान, एक ऊंचे स्थान उनको भी मिलती है। ठीक है, तो जय के आधार पे हम देखेंगे तो अनेक समाज में विभिन्न समूह की उच्चता निम्नता का निर्धारण और यश जय के आधार पे होता है, जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म के आधार पे। ठीक है, ये सभी आधार है जिनके व्यक्ति में या योग्यता या अयोग्यता का कोई संबंध नहीं होता। मतलब हम अगर व्यक्तिगत बात करें जैविकी आधार पे, तो ये योग्य है कि अयोग्य है इसके लिए आवश्यकता नहीं है। मतलब हम जैविकी आधार पे योग्यता अयोग्यता की बात नहीं कर पाते हैं। कोई स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है, इसके लिए योग्यता की बात नहीं है। लेकिन हम जब सामाजिक
सांस्कृतिक की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर जो है हमें योग्यता और अयोग्यता दिखाई देता है, क्योंकि जो ज़्यादा अधिक योग्य है संपत्ति, जो ज़्यादा अधिक योग्यता रखता है बिजनेस में, अब व्यक्तिगत योग्यता है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मैं उसके अनुसार काम करूँगा, मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं बिजनेस करूँगा, तो बिजनेस में ज़्यादा पैसा है तो मेरी योग्यता है वो। धार्मिक ज्ञान है तो मेरे खुद की योग्यता है या शक्ति है, तो मैं अपने आप को मस्त खा पी करके एकदम बलवान बना लिया, या अपना दिमाग में भी शक्ति, दिमाग में भी इतना मेरा पावर है कि मैं अपने दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान से दूसरे लोगों को घुमा सकता हूँ, गुमराह कर सकता हूँ, या उसको अपने कब्जा या अधिकार में ला सकता हूँ। तो ये माइंड पावर भी की बात है ना। चलिए, आयु, मैंने बताया कि अलग अलग आयु में अलग अलग वर्ग होता है, जैसे कि यही कारण जो अधिकार प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्ति। तो अगर हम प्रौढ़ या वृद्ध व्यक्ति की बात करते हैं तो क्या होता है जी, तो जो परिपक्व व्यक्ति होता है वृद्ध व्यक्ति, और अनुभवी व्यक्ति होता है, तो जिस व्यक्ति को ज़्यादा लंबा समय का आयु हो चुका है तो उसको दुनिया के अनुभव ज़्यादा है, और वो क्या है, मानसिक रीति से परिपक्व हो चुके हैं, मतलब वो हर दुख सुख तकलीफ उतार चढ़ाव हर चीज को झेल चुका है, वो मानसिक रीति से परिपक्व हो चुका है, वो जानता है कि किस स्थिति में कैसे उसको जिंदगी जीना है, कैसे उसको अपने आप को संभालना है, और कोई विषम परिस्थिति में भी उनको कैसे सामना करना है, सब जानते हैं। और हमारी उम्र छोटी है अभी, बस 20 22 25 30 की उम्र में है, तो हमको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, और हम अभी मानसिक रीति से भी तैयार नहीं है, मानसिक परिपक्वता हम में नहीं है, मैच्योर नहीं हुए हैं कि हर एक दुख सुख को अभी हम झेल सकें, समझ सकें और उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए विशेष जब कॉलेज करने का जो उम्र होता है उन समय में हम ज़्यादातर भावुक हो जाते हैं, कुछ बोलता है तो जल्दी हम जो है उसके अनुसार करना, ये नहीं कोई दुख तकलीफ आया था बस रोना गाना शुरू हो गया, है ना। और आजकल तो अपने दुख और आंसू को लोग स्टेटस में भी बताने लगते हैं दुनिया को, वो घर में चुपचाप घर में रो रहा है, या कहना चाहिए उनको तकलीफ है, उदास है, उस बात को दुनिया को बताएंगे स्टेटस में डाल के आंसू बहाते हुए ऐसा कुछ डाल देते हैं इमेज, और जान डालते हैं उसको देख कर कि अरे फलाना लड़की भी, या देखो ये लड़के को दुख आ गए, पूरा रोवत गाते हुए, है ना। तो लोग जो है, हम इतनी अभी मानसिक योग्यता नहीं है, हम में इतनी परिपक्व नहीं हुए रहते हैं, इसलिए विशेष उम्र के व्यक्ति को समाज में अलग ही इज्जत सम्मान मिलती है। इसकी तुलना में अगर हम शिशुओं की बात करें, शिशु मतलब कि नवजात शिशु है, शिशु है ना, फिर किशोरों को नहीं दी जाती। अब बच्चे का जो बच्चे हैं, बच्चे और वयस्क की बात करेंगे हम, तो दोनों में अंतर है ना भाई, किशोर में अंतर है। तो जो काम शिशु कर सकता है वो काम उसको किशोर वाले काम को नहीं करा सकते, या वयस्क वाले काम को नहीं करा सकते, है ना। तो आयु के आधार पे हम शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध जैसे अनेक स्तरों में विभाजित किया जाता है ना। सामान्य बात है, इसको बार बार रिपीट करने से मतलब नहीं। लिंग भेद, ये जैविकी आधार है, तो लिंग भेद के आधार पे मैंने बताया कि इसमें हम पुरुष का एक समूह, दूसरा समूह क्या है, स्त्रियों का समूह है ना। लिंग के आधार पे महिला और पुरुष, तो इसके आधार पे भी हम क्या है, पुरुष और स्त्री की तुलना करते हैं भैया। पुरुष जो है ज्यादा बलवान है महिलाओं की तुलना में, उन महिलाओं को पुरुष की तुलना में दुर्बल समझा जाता है ना। और अनुभव के मामले में भी पुरुषों से कम होते। देखो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ महिलाएं पुरुष से अधिक अनुभव रखते हैं, ताकतवर होते हैं, हिम्मतदार होते हैं, समझदार होते हैं, है ना। लिखा है, उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कोई बुरा मत मानेंगे। अनेक परंपरागत समाज में स्त्रियों को भावुक बताया गया है। अब प्राचीन सिस्टम को देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, इस तरीका का जो रूप है सबसे अधिक सरल और प्राचीन है ना। पहले ऐसा था, लोग पुरुष के तुलना में स्त्री को कमजोर समझते थे, उतना ज्यादा बलवान नहीं मानते थे, घरेलू काम काज को बस कराते थे। अब तो भैया है कहाँ, आकाश मंडल में घूम रहे हैं और हम यहीं पे यहीं है। पुरुष जो है, आज जितना भी कंपटीशन या एग्जाम की जो लिस्ट होती है उसमें फर्स्ट रैंक में महिलाएं ही होती है ना। तो उन बातों को छोड़ो, लेकिन पेपर के लिए पढ़ लेना।
ठीक। फिर आता है लिंग भेद हो गया। इसको, ओहो, इसका तो बदलना पड़ेगा। कैसे बदलूं? अच्छा, ये 8 पेज हो गए। और इसका रोटेट कहाँ से करूं? मैं सीख रहा हूँ। रोटेट की स्थान क्या है भैया? ओके, अच्छा, ये बदल जाता है यहाँ पर। एडिट में क्या आ रहा है? एक मिनट ना, पेज को बदलेंगे तब तो समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ से हो, ये आ गया। सॉरी भाई, डिस्टर्ब के लिए। चलिए फिर देखते हैं हम प्रजाति भेद, है ना। तो यहाँ पे प्रजाति भेद में क्या है कि जिन समाज में अनेक प्रजाति के लोग साथ साथ रहते हैं, वहां पर राजनीति, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था का अधिकार ज्यादा होता है। उसे दूसरी प्रजाति की तुलना में उच्च सामाजिक स्तर मिल जाता है। क्या होता है, हम किसी गांव की बात करें या किसी राज्य की बात करें या विशेष क्षेत्र कस्बा की भी बात करते हैं या कोई शहर की भी बात करते हैं, तो जहां पर जिन लोगों का जाति धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उसका समाज में अलग एक इज्जत बनी रहती है। उनका लेवल ऊंचे ही होते हैं किस नीचे वालों की तुलना में, है ना। तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, उसे दूसरी प्रजाति की तुलना में सामाजिक स्तर अधिक मिलता है, क्योंकि उनका गांव में अधिक जनसंख्या होने के कारण से। जबकि आधार पर भी बहुत समय तक इस भ्रांति को प्रोत्साहन दिया जाता है कि काले लोगों की तुलना में गोरे लोग अधिक योग्य, साहसी और कुशल होते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है भाई, एक भ्रांति है, ठीक है, हकीकत नहीं। शब्द को समझे, भ्रांति है। ऐसा लोग सोचते हैं कि काले लोग की तुलना में गोरे लोग अधिक योग्य होते हैं, साहसी होते हैं या कुशल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्किन में कुछ मत नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर को समझो, है ना, स्किन में मत जाओ। उसका रक्त अधिक विशुद्ध है। आप देखो, कई प्रकार के कल्पना रखते हैं, तो क्या करोगे, है ना? इसी आधार पर अमेरिका और अफ्रीका में एक लंबी समय तक गोरे लोगों के या गोरी काले भेद जो है पाया जाता था। और जो काले लोग, निग्रो प्रजाति की तुलना में जो गोरे लोग हैं, उनको ज्यादा समाज में उच्च स्तर समझा जाता था, है ना। अब ऐसा नहीं है। अब लोग समझ में आ रहे धीरे धीरे कि ऐसा काले गोले पर कुछ रखा नहीं है, केवल ये स्किन तक सीमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म। तो जन्म के आधार पर भी लोगों की जो स्थान है ऊंच नीच होते हैं। जो पहले से अच्छे बिजनेस घर में पैदा हुआ, तो वो शुरू से ही उनका स्थान समाज में उच्च है। जो अच्छे, मान लो कोई अधिकारी घर के हैं, तो उनकी जो स्थान है समाज में उच्च होती हैं। तो जन्म से ही हम कहना चाहिए मान सकते हैं। और किसी का जन्म निर्धन परिवार में हुआ है, या फिर कहना चाहिए ऐसे घराने में हुआ है जो राज घराने में जन्म लिए हैं, तो उनको क्या है, उसकी तुलना हम जो है कर सकते हैं कि जन्म से ही वो राजा हो गया। जब राजा का जन्म, तो जो गरीब का जन्म वो गरीब हो गया। तो जन्मते ही उसका स्तर बढ़ गया। लेकिन उस स्तर को बदला जा सकता है। हमने पहले देखा ना भाई, उसके विशेषता में ये मानवीय प्रयत्नों के आधार पर है। मनुष्य ऐसा नहीं कि अब मैं गरीब घर जन्मे तब मैं गरीबे रही हूं और गरीबे मर जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। इस दुनिया में हर एक को आगे बढ़ने का, ऊंचे स्थान में जाने का अवसर मिलती है, और मिलता ही है। बस आप अपनी उस इतना काबिल बनिए, इतनी योग्यता लाइए कि आपके स्थान में आप परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए, तो भारत में उच्च निम्न जाति के रूप में यह जन्म के आधार पर समझा जा सकता है। अब आ गया सांस्कृतिक आधार पे। तो पहले संपत्ति। संपत्ति मैंने बताया कार्ल मार्क्स के विचार कि हमेशा समाज में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक निर्धन व्यक्ति।
निर्धन व्यक्ति क्या करता है, अपना श्रम को बेच करके, है ना, भरण पोषण के लिए अपना श्रम मेहनत को किसके पास, पूंजीपति के पास बेचता है और वह उन्हीं से अपना जिंदगी गुजर बसर करता है। तो हम अब समझ सकते हैं, एक पूंजीपति वर्ग हो गया, एक श्रमिक वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, है ना। तो पूंजीपति वर्ग की हम तुलना करते हैं मजदूर वर्ग से, तो मजदूर वर्ग का स्तर हम देखें तो निम्न हो गया और उच्च स्थान में कौन हो गया, पूंजीपति हो गया। लेकिन दोनों क्या है, अपने अधिकार के लिए, एक दूसरे के अधिकार को बनाए रखने के लिए, पाने के लिए संघर्ष चलते रहते हैं। मैंने बताया कि निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग व्यक्ति का हमेशा चाहने के लिए संघर्ष करता रहता है, और उच्च वर्ग में बैठा हुआ उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति क्या है, अपने स्थान बनाए रखने के लिए नीचे वर्ग के लोगों को अत्याचार, शोषण, नीचे नीचे मैं ही बैठा हूँ, मेरा ही चलता रहता, इस तरह के चलता रहता है ना। ये मार्क्स के विचार है। व्यवसाय, तो हम व्यवसाय के आधार पर भी इसको देख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत, अगर हम व्यवसाय की बात करें हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, तो लोगों के स्थान क्या है, उच्च होती है। अरे लगता है कि बड़ा बड़ा बिजनेस है भैया, फैक्ट्री चलाते हैं लोगों का, कंपनी है, बड़ा मॉल चल रहा है, बहुत बड़ा उनका, है ना, दुकान है। तो इस तरह से हम इनको क्या कहते हैं, ऊंचे स्थान पर उनके व्यवसाय के आधार पर समझा जाता है ना। अगर हम एक डॉक्टर की बात करते हैं या एक प्रशासक की बात करते हैं, इंजीनियर या प्रोफेसर का बात करते हैं, तो आम व्यक्ति की तुलना में या नीचे वर्ग के व्यक्ति की तुलना में उसे ऊंचा ही समझा जाता है। जो चमड़े के कार्य करता है या कपड़े धोने का काम करता है या दलाली तस्करी का काम करता है, उसको निम्न या नीचे स्तर समझा जाता है। फिर देखते हैं हम व्यक्तिगत योग्यता। तो प्रत्येक समाज में उन व्यक्तियों को सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है जिनकी मानसिक योग्यता और काम की कुशलता दूसरे व्यक्ति से अधिक होती है। ठीक, हर व्यक्ति की योग्यता एक बराबर नहीं होती है। इस समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता दूसरों से अधिक है तो किसी का दूसरों से कम है, कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं कि कम है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, या अधिक नहीं हो सकता या अधिक हो कम हो सकता, होता ही है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये आपकी व्यक्तिगत योग्यता को दिखाता है, आपकी मानसिक योग्यता, आपकी बौद्धिक योग्यता को बताता है कि आप कितना सोच समझ करके बेहतर कर सकते हैं, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, ओके। धार्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान के आधार पर मैंने बताया कि जो धर्म, हमारा भारत देश भी ऐसे भी धर्म प्रधान देश है जहाँ पर धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक कृत्य करने वाले, धार्मिक कर्मकांड करने वालों को अधिक समाज में स्थान दिया जाता है, उसको, है ना। हम एक समय देखिए पोप या चर्च की बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो पदाधिकारी होते थे या चर्च में जो फादर होते हैं या पास्टर होते हैं, अधिक महत्व दिया जाता है आम व्यक्ति की तुलना में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम हो गया यार, 9:38। ठीक है, इसमें और क्या बचता है उसको मैं देखता हूँ। प्रजाति भेद हो गया, ओके, संपत्ति वाला हो गया, ठीक है, ओके। एक मिनट पीछे जाता हूँ। प्रजाति भेद, जन्म, ठीक है, सांस्कृतिक, ओके ओके, व्यक्तिगत योग्यता, धार्मिक ज्ञान, ठीक है, इनके आधार पे हमने देखा है ना। ठीक, अब ये सीधा हो जा, उल्टा हो गए, टेढ़ा हो गए, ऐसे सीधा। अब आया शक्ति, पावर। तो पावर के में भी मैंने बताया कि केवल आप बलवान हैं ऐसा नहीं है, आपके पास माइंड पावर बहुत बड़ा पावर है। बल वाली पावर जा सकता है लेकिन माइंड वाली पावर जा नहीं सकता। दिमाग बड़ा होना चाहिए, बॉडी बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, है ना। तो जाति अथवा वर्ग सदस्यता से उतनी अधिक निर्धारित नहीं होती जितने की सामाजिक शक्ति से होता है भाई। आप जानते हैं दुनिया सत्ता चला रहे हैं, चाहे सत्ता पे कोई भी बैठा हो, चाहे वो योग्य है, पढ़ा लिखा है, उससे मायने नहीं रखता। लेकिन जिसके पास पावर आ गया, जिसके पास शक्ति आ गया, तो मतलब वो दुनिया या भारत या इंडिया वही चले, उसी के आधार पे, है ना। आप जानते हैं राजनीतिक शक्ति के बारे में, है ना। एक विधायक भी या एसडीएम
एक कलेक्टर जो है वो भी चमका देता है ना। तो इस तरह का हम कहेंगे राजनीतिक शक्ति के बारे में, मंत्रियों को बोलेंगे तो बड़े बड़े जो अधिकारी वो भी उनकी जी हुजरी करते हैं, जो कहा वही करते हैं। तो राजनीतिक शक्ति के आधार पे भी सामाजिक स्तरीकरण बांटा जा सकता है। अब देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। तो ठीक है, इनको मैंने बताया है भाई, है ना। इस पे चलिए कल देखते हैं, है ना, वन व्यवस्था और खुला व्यवस्था के विषय में। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। चलिए यहीं तक आज रुकते हैं। सबको थैंक यू, वीडियो को देखिए, समझिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, पेपर के लिए तैयारी करिए, समझते हुए जाइए। ओके, थैंक यू।